अपने माता पिताजी और भाई मुकेश के साथ रहती थी। भूमि के पिताजी और भाई दोनों ही मजदूरी का काम करते थे और उससे ही जितनी कमाई होती थी उससे ही उनका घर चलता था। काम तो सभी करवाते थे मगर पैसे बहुत कम देते थे। भूमि बहुत समझदार थी, वो घर में सब कुछ संभाल लेती थी। माँ, इतने ही पैसे बचे हैं, इसी में ही काम चलाना होगा। वही तो, अब क्या बोलूं मैं, एक तो ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कोई बात नहीं माँ, हम संभाल लेंगे। भूमि के पिताजी और भाई दोनों ही हर रोज काम पर जाया करते थे। एक भी दिन घर पर बैठ जाए तो 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल हो जाता। भूमि, जा कुएं से पानी भर के ले आ। ठीक है माँ, अभी जाती हूँ। भूमि मटका लेकर जाती है और कुएं से पानी भरकर वापस घर आती रहती है। तभी वो देखती है एक आदमी का सब्जी का ठेला बहुत रफ्तार से नदी की ओर जा रहा है। भूमि मटका नीचे फेंकती है और तुरंत सब्जी के ठेले को नदी में जाने से बचाती है। सब्जी वाला दौड़ता हुआ वहाँ आता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे सब्जी से भरे ठेले को बचा लिया, वरना बहुत नुकसान हो जाता। अरे कोई बात नहीं, हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बताओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तुमने मेरा नुकसान होने से बचाया है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर बताऊंगी। भूमि घर वापस आ जाती है। अरे, तू खाली आ रही है, मटका कहाँ है? भूमि माँ को सारी बातें बताती है। ओहो, ले अब दूसरा मटका और पानी लेकर आ। पता नहीं तुझे समाज सेवा क्यों करना रहता है। बहुत काम करने की वजह से भूमि के पिताजी और भाई की तबीयत खराब होने लगती है। आप लोग कुछ दिन तक आराम कर लीजिए, वरना तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, आराम नहीं कर सकते, वरना हमारी जगह मालिक किसी और को काम पर रख लेंगे। उसी हालत में दोनों काम पर निकल जाते हैं। जब रात में काम से वापस आते हैं तो उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, आप दोनों आराम कीजिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। रात हो चुकी थी, सभी दुकान बंद हो चुके थे। बहुत ढूंढने के बाद भी दवा नहीं मिल पाता है। माँ, अब तो कल सुबह ही दवा ला पाऊंगी, अभी तो सभी दुकान बंद है। अगले दिन भूमि दवा लेकर तो आती है मगर दोनों की तबीयत में सुधार नहीं आता है। माँ, मुझे लगता है अभी इन्हें आराम करना चाहिए। अरे नहीं बेटा, हमें काम पर जाना ही होगा, वरना घर कैसे चलेगा। आप लोग आराम कीजिए, मैं हूँ ना। अरे तू क्या करेगी, चुपचाप से बैठ। भूमि जहाँ रहती थी वहाँ लड़कियों को काम नहीं करने दिया जाता था। वहाँ केवल मर्द ही काम करके पैसे कमाया करते थे। माँ, इनकी तबीयत बहुत खराब है, ऐसी स्थिति में ये काम नहीं कर पाएंगे तो क्या हम हाथ पे हाथ बैठकर घर में बैठे रहेंगे? मैं ये सब नहीं जानती, मगर तू कुछ भी नहीं करेगी, हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? माँ, अब जो होगा देखा जाएगा। भूमि सोचने लगती है कि वो क्या कर सकती है जिससे पैसे कमाए जा सके। मुझे कुछ तो नहीं आता, लेकिन खाना बनाना तो आता है। मैं कुछ बनाकर बेचूंगी तो लोग जरूर आएंगे। भूमि उसी सब्जी वाले के पास जाती है जिसकी उसने मदद की थी। आप मुझे कुछ देना चाहते थे ना? आज मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। हाँ हाँ, बोलो। मेरे लिए एक ठेला और छोटे से चूल्हे का इंतजाम कर दीजिए जहाँ मैं कुछ बनाकर बेचूं। मेरे भाई और पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो काम नहीं कर सकते, मगर मैं तो कर सकती हूँ। ये तो मैं कर दूंगा, मगर यहाँ तुम्हें कोई कुछ करने देगा? सभी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मैं अभी ये सब नहीं सोच सकती, आप बस इतना कर दीजिए। सभी सामान का इंतजाम हो जाता है। अरे तू करने क्या वाली है? माँ, याद है दादी मटर के पराठे बनाया करती थी, वो भी कितना स्वादिष्ट। मैं वही बनाकर बेचूंगी, दादी ने मुझे वो भी बनाना सिखाया था। भूमि अगले ही दिन बाजार में ठेला लगाती है और मटर के पराठे बनाने में लग जाती है। जैसे ही सभी देखते हैं कि भूमि कुछ बेचने के लिए बाजार में आई है, वैसे ही लोग इकट्ठा होने लगते हैं। अरे ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती, चलो बंद करो ये सब। नहीं, मैं क्यों काम बंद करूं? मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। ऐसे कैसे नहीं जाओगी? हम यहाँ ये सब नहीं होने देंगे। सभी मिलकर बहुत शोर करने लगते हैं। शोर सुनकर भूमि की माँ वहाँ आ जाती है। मना किया था ना मैंने ये सब नहीं करने के लिए, अब देख क्या हो रहा है।
नहीं माँ, मैं तो मटर वाले पराठे बेच कर रहूंगी, मैं नहीं जाने वाली कहीं। कुछ आदमी भूमि के ठेले से सामान उठाकर फेंकने लगते हैं। ये देखकर भूमि को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाती है, रुक जाइए आप सभी, अभी के अभी रुक जाइए और मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी कोई काम नहीं करूंगी। जल्दी बोलो, क्या बात है? अभी मेरे घर में मेरे भाई और पिताजी दोनों बीमार हैं। वो काम पर नहीं जा सकते, ना ही पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की भोजन भी नहीं। आप में से जो भी हमारा खर्चा उठा सके, खाने को खाना दे सके, कुछ जरूरत की चीजें दे सके, वो कृपा करके आगे आइए। शोर एकदम शांति में बदल जाता है और एक भी आदमी आगे नहीं आता है। अब बताइए, क्या हम लोग बिना कुछ खाए मर जाएं? भूमि की ये बात सुन सभी शांत से वहाँ से चले जाते हैं और भूमि वापस से मटर वाले पराठे बनाने में लग जाती है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, मगर कोई भी भूमि के पास पराठे खरीदने नहीं आ रहा था। सभी उसे नजरअंदाज कर रहे थे। ये देख भूमि दुखी होती है। तभी वो सब्जी वाला वहाँ आता है। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे भी कुछ पराठे खिलाओ। भूमि उसे पराठा देती है। आहा, क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। उसे खाता देख कुछ लोग वहाँ आते हैं। मुझे भी कुछ पराठे खिलाओ। जी, ये लीजिए। वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, एक और दो। इसी तरह धीरे धीरे मटर के पराठे खाने लोग आने लगे। जो भूमि के खिलाफ थे, अब तो वो भी पराठे खाने आने लगे। पराठा का स्वाद ही कुछ ऐसा था कि सभी बार बार उसे खाने आने लगते हैं और भूमि की कमाई भी होने लगती है। भाई पिताजी की दवा का खर्चा भी बड़े ही आराम से भूमि उठा लिया करती थी। धीरे धीरे भूमि के मटर पराठे बहुत फेमस होने लगे। दूर दूर से लोग भूमि के मटर पराठे खाने आने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, ये सब सिर्फ आप ही के वजह से संभव हो पाया। अब भूमि के पिताजी और भाई भी ठीक हो चुके थे। वो दोनों भी भूमि के काम में हाथ बटाने लगते हैं और अब तीनों मिलकर मटर पराठे बेचा करते थे। कुछ ही महीने में भूमि ठेले से एक बड़ी दुकान तक पहुंच गई। भूमि को देखकर बहुत लड़कियों ने उससे प्रेरणा ली और अपना काम शुरू कर दिया। बहुत साल पहले की बात है। रमन लाल नाम का एक सेठ हुआ करता था। वो काफी चतुर था और दूर दूर तक अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उसके सामने कोई न टिक पाता था। पर इससे उल्ट उसका बेटा प्रताप बहुत ही भोला था। समझदारी उसके पास थी ही नहीं। सेठ ने उसे समझदार बनाने और जीवन के कुछ पाठ पढ़ाने के लिए युक्ति सोची। सेठ ने उसे 100 भेड़ें दी। बेटा प्रताप, ये लो, ये 100 भेड़ हैं। तुम्हें इन्हें बाजार लेके जाना है और वहाँ से 100 गेहूं की बोरियां लानी है। पर ध्यान रहे, तुम ये भेड़ बेच नहीं सकते। पूरी की पूरी भेड़ मुझे वापस चाहिए और अगर तुम खाली हाथ लौटते हो तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इतना बोल के सेठ ने प्रताप को शहर की ओर रवाना कर दिया। प्रताप शहर पहुंचा, पर उसके पास 100 गेहूं के बोरे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। क्या करूं? पिताजी ने मुझे शहर भेज दिया है, पर पैसे नहीं दिए। कैसे खरीदूं 100 बोरियां? ये सोच के वो थोड़ी दूर जाके बैठ जाता है और सोचता रहता है। काफी समय हो जाने के बाद वो उदास हो जाता है। उसे कोई युक्ति नहीं सूझती। तभी वहाँ से एक लड़की निकलती है। वो काफी सुंदर और दयालु थी। प्रताप को बैठा देख वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो यहाँ? प्रताप अपनी पूरी बात उसे बताता है। अरे, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? एक काम करो, भेड़ों के बाल कटवा के बेच दो। उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, जिससे तुम 100 गेहूं की बोरियां आराम से खरीद सकते हो। इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। प्रताप ने ऐसा ही किया। वो भेड़ के बाल लेकर बेच आता है और उनके पैसों से बोरियां खरीद लेता है।
चलो, मैंने बोरियां खरीद ली, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। प्रताप भेड़ और 100 गेहूं की बोरियां लेकर अपने घर जाता है और पिताजी को अपनी पूरी कहानी बताता है। पिताजी सोच में पड़ जाते हैं कि वो लड़की कौन है और वो उससे बोलता है, कल सुबह फिर मेरे पास आना। अगले दिन, मैं तुम्हारे भेड़ के बाल बेचने से खुश नहीं हूँ। तुम आज फिर से बाजार जाओ और मुझे 100 गेहूं की बोरियां लाके दो, नहीं तो घर मत आना। ये सुनकर प्रताप उदास हो जाता है और फिर से भेड़ लेकर बाजार पहुंच जाता है। काश वो लड़की फिर आ जाए तो मेरी मदद कर दे। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद वो लड़की वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है, आज क्या हुआ, तुम फिर से उदास बैठे हो? पिताजी ने फिर से मुझे 100 गेहूं की बोरियां लाने के लिए बोला है, पर मैं कैसे लेके जाऊं? पैसे नहीं है मेरे पास। लड़की कुछ देर सोच कर बोलती है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इन भेड़ों के सींग काट कर बेच दो और उस पैसे से गेहूं की बोरियां खरीद लो। इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। प्रताप लड़की की बात मानकर वैसा ही करता है और पैसे लेकर के वो 100 गेहूं की बोरियां खरीद लेता है। चलो, मैंने बोरियां खरीद ली, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। प्रताप भेड़ और 100 गेहूं की बोरियां लेकर अपने घर जाता है और पिताजी को फिर से अपनी पूरी कहानी सुनाता है। पिताजी ये सुन के काफी अचंभित हो जाते हैं और उस लड़की की एक अंतिम परीक्षा लेने की सोचते हैं। प्रताप, जाओ उस लड़की से बोलो कि मुझे 1-2 हाथ लंबी राह की रस्सी बना के दे। प्रताप जाकर लड़की को पूरी बात बताता है। लड़की भी काफी समझदार थी। ठीक है, मैं रस्सी बना तो दूं, पर तुम्हारे पिताजी को वो राख की रस्सी गले में पहननी पड़ेगी। सेठ ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना तो असंभव है और वो शर्त मान लेता है। अगले दिन लड़की काफी होशियार थी। उसने एक पत्थर में रस्सी रखी और उसे आग लगा दी। आग बुझने के बाद रस्सी राख की बन गई और उसने वो रस्सी प्रताप के हाथ भिजवा दी। रस्सी देखकर सेठ काफी अचंभित होता है, क्योंकि जैसे ही वो रस्सी छूता तो वो चूर चूर हो जाती और उसके हाथ में कुछ न आता। और सेठ उस लड़की की होशियारी को मान जाता है। वो प्रताप के साथ उस लड़की के पास जाता है। बेटा, मैं तुम्हारे चातुर्य से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। लड़की भी शादी के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समझदारी दिखानी चाहिए और हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। एक जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। शेर काफी बूढ़ा हो चुका था और उसके पैर पे गोली लग गई थी। गोली के घाव तो धीरे धीरे भर गए, पर वो लंगड़ा हो गया, जिस कारण उसे चलने फिरने और शिकार करने में बहुत दिक्कत होने लगी और वह दिन ब दिन कमजोर होने लगा। क्या करूं? एक तो ये बुढ़ापा और ऊपर से ये लंगड़ा पैर, ना चल पाता हूँ ना शिकार कर पाता हूँ। उसी जंगल में एक जग्गू नाम का चालाक लोमड़ रहता था। उसे भी शिकार बड़ी ही मुश्किल से मिलता था। शेर को देख उसे एक उपाय सूझा और वो उसके पास गया। राजा जी, आपकी ये हालत देखकर बड़ा तरस आता है मुझे और बुरा भी लगता है। जंगल का शेर होके आपकी ऐसी हालत। हाँ जग्गू लोमड़, क्या कर सकते हैं अब? आप जंगल के राजा हैं और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुसीबत के समय में अपने राजा की मदद करना मेरा धर्म है।
आपकी सहायता करने के लिए मैंने उपाय सोचा है, और अगर आप वादा करें कि आप मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आपके लिए हर दिन किसी न किसी जानवर को शिकार बना के लाऊंगा। जग्गू लोमड़, तुम मेरे बुढ़ापे पे तरस खाकर मेरी मदद करने आए हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसी बात से शेर और लोमड़ दोनों बहुत खुश हुए। अच्छा मूर्ख बनाया राजा को। अब से रोज रोज स्वादिष्ट शिकार खाने को मिलेगा। और अब से हर दिन जग्गू जंगल से किसी न किसी जानवर का शिकार करके ले आता। ऐसे दोनों का जीवन खुशी से चलने लगा। धीरे धीरे जंगल के जानवर गायब होने लगे तो बनी नाम के खरगोश ने भांप लिया कि ये जग्गू लोमड़ की चाल है। बनी का दिमाग भी काफी तेज था। उसे भी एक मस्त तरकीब सूझी और वो बाकी जानवरों के साथ शेर खान के पास पहुंचा। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। राजा जी, आपकी चोट देख के हमें बड़ा दुख हुआ। इसके कारण आप चल फिर भी नहीं पाते और शिकार भी नहीं कर पाते। इसीलिए हम सब जंगल वासियों ने ये फैसला किया है कि हम बारी बारी से हर दिन आपके पास आते रहेंगे और आप अपना पेट भर लीजिएगा। वाह वाह, उपाय तो अच्छा है। मेरी प्रजा कितनी अच्छी है। तभी उधर से गुड्डू नाम का पहलवान बैल बोला। राजा जी, इसके अलावा हमने आपका घाव भरने की दवा भी पता कर ली है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। राजा जी, आपको एक लोमड़ का ताजा मांस खाना होगा, जिससे आप तुरंत सही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज ही ये उपाय अपनाता हूँ। अगले दिन जैसे ही जग्गू लोमड़ शिकार लेकर आया तो शेर खान शिकार छोड़ जग्गू पर टूट पड़ा और उसे मारकर उसका मांस खा गया। जग्गू के मरने की खबर से जंगल वासी काफी खुश हुए और खुशी से रहने लगे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई जैसा करता है वैसा ही भरता है। एक बार की बात है, एक राजा जंगल से शिकार करके लौट रहा था। आते समय रास्ते में उसके कुर्ते का बटन टूट गया। सेनापति, हमारे कुर्ते का बटन टूट गया है। जाओ, जाकर किसी दर्जी को लेकर आओ। जी महाराज, मैं अभी जाकर लेकर आया। सेनापति जल्दी वहाँ से जाता है और पास के गांव में जाकर एक दर्जी का पता लगाता है। सुनो दर्जी, तुम्हें एक कुर्ते का बटन लगाना है, पर ध्यान रहे कि जिसके कुर्ते का बटन लगाना है वो खुद राजा साहब हैं। दर्जी ये सुन के थोड़ा घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है, अगर कुछ भी गलती हुई तो राजा जी सिर धड़ से अलग कर देंगे। डरो नहीं, चलो जल्दी से अपना सामान ले लो। दर्जी एक झोले में जल्दी से धागा, कैंची और सुई डाल के सेनापति के साथ चल देता है। सेनापति, इतना समय कहाँ लग गया तुम्हें? माफ कीजिएगा महाराज, वो गांव में एक ही दर्जी है, इसलिए ढूंढने में वक्त लग गया। कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से बटन लगाओ। दर्जी घबराते घबराते राजा का बटन लगा देता है। लग गया महाराज बटन। बोलो, क्या चाहिए तुमको? दर्जी सोचता है कि बटन लगाने के कितने ले। 2 रुपए मांग लूं? इतने कम पैसे मांग के उनका अपमान कर रहा हूँ। 100 रुपए मांग लूं? नहीं नहीं, इतने ज्यादा मांगूंगा तो राजा जी सोचेंगे मैं गांव वालों को भी ऐसे ही लूटता हूँ। कुछ देर और सोचने के बाद होशियार दर्जी बोलता है, महाराज, आपके सामर्थ्य और मेरी कुशलता के हिसाब से आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। दर्जी की इस बात से अब राजा सोच में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है, ओफो,
इस दर्जी ने तो मुझे ही फंसा दिया। क्या दूं इसे मैं? 2-4 रुपए दूंगा तो अगर इसने किसी को बताया तो बेइज्जती हो जाएगी। वैसे दर्जी समझदार तो है, इसे कुछ इनाम तो देना ही पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद, तुम दर्जी तो अच्छे हो ही, लेकिन बुद्धिमान भी हो। सेनापति, इस दर्जी को 2 गांव दे दिए जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। दर्जी राजा के इस उपकार से काफी खुश हो जाता है। कहाँ उसने 2 रुपए सोचे थे और उसे 2 गांव मिल गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कई बार हम बहुत कम सोचते हैं, पर हमारे भाग्य में कुछ ज्यादा लिखा होता है।